नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। चलिए, आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है निपुण भारत पहल। आप सभी को पता होगा कि ठीक पिछले वर्ष हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसके अंतर्गत जो स्कूली शिक्षा है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की बात केंद्र सरकार के द्वारा कही गई थी। तो उसी के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ विकसित करने हेतु राष्ट्रीय पहल, जिसका नाम क्या रखा गया, निपुण भारत, का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। ठीक, याद रखिएगा, ये जो पहल है इसकी शुरुआत की गई है रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। ठीक है, देखिए ये है हमारे शिक्षा मंत्री रहे हैं। ठीक है, और हाल ही में जब कैबिनेट बदला है तो उसके बाद नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि ये जो पहल है ना, निपुण भारत, इसकी शुरुआत रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक, तो आइए वापस आते हैं। इसमें लिखा है कि इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन, लेखन एवं संख्यात्मक कौशल की दक्षता विकसित करना है। ठीक है, यानी कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ना, उनमें पठन पाठन और लेखन संबंधी दक्षता का विकास करना, साथ ही संख्यात्मक कौशल में उनको निपुण बनाना, ये इसका उद्देश्य है। ज्ञात हो कि यह पहल देश की नई शिक्षा नीति के अनुरूप है, यानी कि ये जो पहल है उसे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किया जा रहा है और प्राथमिक शिक्षा के दौरान बच्चों में सीखने एवं संख्यात्मक कौशल की समझ को विकसित करने में काफी मददगार साबित होगी। ठीक है, ऐसा कहना है हमारे शिक्षा मंत्री जी का। ठीक, उन्होंने क्या कहा कि ये जो पहल है निपुण भारत, इसके द्वारा पठन पाठन के कौशल को विकसित करने के साथ साथ जो संख्यात्मक कौशल है उसमें बच्चों के विकास किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा जो है इसको शामिल किया गया है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही वह स्तर होता है जहां पर संख्यात्मक कार्य या संख्यात्मक शिक्षा के संबंध में बच्चों में अधिक से अधिक जिज्ञासा होती है और उसी समय उनको टारगेट करना आवश्यक होता है। ठीक, इसके आगे पढ़ेंगे कि इस पहल को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तत्वाधान में लॉन्च किया गया है। ठीक, यानी ये जो पहल है इसे समग्र शिक्षा नाम का एक योजना है, ठीक है, नाम की योजना है, इसके अंतर्गत इसे संचालित किया जाएगा। ठीक, इसी में थोड़ा सा आगे हम और पढ़ते हैं कि इस पहल के माध्यम से मुख्य तौर पर क्षमता निर्माण के मूलभूत वर्षों में, ठीक है, यहां पर देखिए क्षमता निर्माण के मूलभूत वर्ष के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, जो प्राथमिक शिक्षा का समय है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा 1 से लेकर के 5वीं तक की कक्षा में रहता है, इस समय को कहा गया क्या, क्षमता निर्माण का मूलभूत वर्ष। इन वर्षों में बच्चों को स्कूली शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने, उन्हें शिक्षा में संलग्न रखने, उच्च गुणवत्ता विकसित करने और प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नजर रखने आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये इसके कुछ घटक है जिन पर मुख्य फोकस रहेगा इस निपुण भारत कार्यक्रम का। ठीक, जिसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले स्कूली शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, दूसरा है उन्हें शिक्षा में संलग्न रखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल त्यागी हो जाते हैं एक समय के बाद जाकर के, बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, किसी कारण से उनको स्कूल त्यागना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति उन बच्चों के साथ ना हो और उन्हें स्कूली शिक्षा से निरंतर जोड़ा रहा जा सके और उनको शिक्षा में उच्च गुणवत्ता प्रदान करना। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नजर रखना, यानी कि इसके अंतर्गत जो विकास है बच्चों का उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। ठीक है, ये सभी इस निपुण भारत योजना के घटक होंगे। ठीक, इसके आगे पढ़ें कि निपुण भारत पहल का मूल उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। ठीक, यानी कि यही उम्र है जहां पर बच्चा अधिक से अधिक सीखता है। तो इस सीखने की उम्र में उनकी जिज्ञासाओं पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना और इस पहल के माध्यम से शिक्षक बुनियादी भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित करने के लिए प्रत्येक बच्चे पर ध्यान
केंद्रित करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत किसको किसको ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, बुनियादी भाषा, ठीक, आपको पता होगा कि जो नवीन शिक्षा नीति है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो बुनियादी भाषा है उससे संबंधित समझ बच्चे में विकसित करना, उसके अलावा संख्यात्मक कौशल यानी कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज होती है उसको बच्चे में विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए शिक्षक जो है वो मूल रूप से जिम्मेदार होंगे और उनका दायित्व होगा कि वो बच्चों पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक, तथा उन्हें बेहतर पाठकों व लेखकों के रूप में विकसित करने में मदद करेंगे। ठीक है, अब सीधी सी बात है, बच्चों का जब आधार अच्छा होगा तो आगे जाकर के उनका स्तंभ भी अच्छा बनेगा। ठीक, इस प्रकार निपुण भारत पहल के तहत आधारभूत स्तर पर सीखने के अनुभव को समग्र रूप से एकीकृत, समावेशी, आनंददायक और आकर्षक बनाने की परिकल्पना की गई है। यानी कि जो बच्चे हैं उनमें सीखने का जो प्रोसेस है उसको इंटीग्रेटेड किया जाएगा, समावेशित किया जाएगा, आनंददायक, ठीक है, और इसके साथ आकर्षक बनाने का प्रयास जो है इस निपुण भारत कैंपेन के द्वारा किया जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है पश्चिम बंगाल में विधान परिषद। ठीक, आपको पता होगा कि जब राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना होता है तो इस संबंध में विधानसभा से एक विधेयक पारित होना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में हाल ही में एक विधेयक राज्य विधानसभा में पारित किया गया है जो किसके संबंध में बात करता है? राज्य में विधान परिषद के निर्माण संबंधी बात करता है। ठीक, तो इसमें पढ़ते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, एक प्रस्ताव पारित किया गया है राज्य विधानसभा में जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में क्या किया जाएगा? विधान परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक, आपको याद रखना है कि 169, ठीक है, जो अनुच्छेद 169 है इसके अंतर्गत विधान परिषद का गठन किया जाता है। ठीक, आगे क्या लिखा है कि कानून के मुताबिक, ठीक, यानी कि संविधान के अनुसार यदि पश्चिम बंगाल के इस प्रस्ताव को राज्यसभा और लोकसभा से समर्थन मिल जाता है तो राज्य में अधिकतम 94 सदस्यों वाली विधान परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक, आपको पता होगा कि जो अधिकतम सदस्य हैं कहां? विधान परिषद में, वो विधानसभा की 1/3 के बराबर होनी चाहिए या इससे कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक, वर्तमान में केवल 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। ठीक, इसके पहले जम्मू कश्मीर में भी था, आपको पता होगा। ठीक, लेकिन अब जम्मू कश्मीर चूंकि एक यूनियन टेरिटरी है तो इसीलिए वहां पर द्विसदनीय विधायिका नहीं है, जबकि बाकी के जो 6 राज्य है, कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई है। ठीक, यदि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन होता है तो यह 7वां राज्य होगा जहां पर विधान परिषद होगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। चलिए, अगला टॉपिक है केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार। ठीक, ये हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, ASI ने इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है। ठीक, केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर केसरिया नाम के स्थान में स्थित है। ठीक, इसकी परिधि लगभग 400 फीट है और यह लगभग 104 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, ये ऊंचाई जो है ये समुद्र तल से नापी जाती है। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है केसरिया बौद्ध विहार। इसे ही हाल ही में ASI ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के तौर पर चिन्हित किया है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है जंगली याक। ठीक है, ये पशु हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित याक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ने
उच्च तुंगता, ठीक है, तुंगता यानी कि होता है आल्टीट्यूड, उच्च ऊंचाई, ठीक है, वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले याक का बीमा कराने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा पशु बन गया है जिसका क्या होगा, अब बीमा कराया जाएगा, याद रखिएगा। एनआरसीवाई, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक, एक प्रमुख शोध संस्थान है जो विशेष रूप से भारत में याक संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यों में संलग्न है। इसकी स्थापना 1989 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। ठीक है, ये एनआरसीवाई के संबंध में बात कर रहा है। एनआरसीवाई जो है ये इसे 1989 में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक, तो इसी यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है जंगली याक, ठीक है, जिसे अधिकृत किया गया है किसके लिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमित करने के लिए। ठीक, चलिए तो इस याक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो याक है वो बोविनी जाति से संबंधित है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी भी शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो याक है वो किस जाति का पशु है, बोविनी। यह -40 डिग्री, ठीक है, ये ऋणात्मक 40 है, याद रखिएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को सहन कर सकता है। ठीक, इसका आवास कहां है, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और तिब्बती पठार, ये इसके नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि जो प्राकृतिक निवास स्थल है वो इन राज्यों में ये पाया जाता है। ठीक, 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर याक सबसे अधिक आरामदायक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि इनके फर बहुत ज्यादा होते हैं, तो सीधी सी बात है इनकी बॉडी से होने वाला हीट जनरेट जो है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। उस स्थिति में जितने ठंडे स्थल में रहेंगे उतना अच्छा है इनके लिए। ठीक, तो याद रखिएगा 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर यदि वो पशु है, याक 14,000 फीट से अधिक ऊपर में है, तो उस स्थिति में वो ज्यादा सहज होते हैं। ठीक, भोजन की खोज में ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक चले जाते हैं, यानी अधिकतम ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं और प्रायः 12,000 फीट से नीचे नहीं उतरते हैं, क्योंकि इसके नीचे फिर टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है। ठीक, IUCN रेड बुक की स्थिति में यदि बात करें कि इस याक की स्थिति क्या है, तो ये सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल स्थिति में स्थित है। ठीक है, रेड डेटा बुक आपको पता होगा, IUCN के द्वारा इसे जारी किया जाता है और उसमें याक को सुभेद्य की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यह है जंगली याक। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक है स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक, देखिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया एक एकीकृत प्रणाली है, जिसके द्वारा जो पेंशन है उससे लाभान्वित होने वाले जो फौजी हैं, यानी कि जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके संबंध में यह कुछ प्रावधान करता है। कैसे करता है, देखिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श नामक एक एकीकृत प्रणाली लागू की है। किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक, यह रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन हेतु एक एकीकृत प्रणाली है। ठीक है, यानी कि जो आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं उनके पेंशन, उसकी मंजूरी और वितरण के संबंध में ये जो है वो काम करता है। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को आगे बढ़ाती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में उनकी पेंशन जमा करती है। ठीक है, यानी कि पहले जो मध्यस्थ लोग होते थे, जो क्लर्क होते थे, उनके माध्यम से पेंशन की स्कीम जाती थी। अब यहां पर वो पेंशन स्कीम जो है या पेंशन जो है वो सीधे पेंशन भोगियों के बैंक खातों में उनके पेंशन जो है वो जमा कराएगी। ठीक, स्पर्श ने उन पेंशन भोगियों को अंतिम छोर से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेवा केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की है। अगला है कि रक्षा पेंशन भोगियों से संबंधित दो सबसे बड़े बैंक, ठीक है, रक्षा पेंशन भोगियों से संबंधित दो सबसे बड़े बैंक कौन है, एक है SBI और दूसरा PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को साझा तौर पर सेवा केंद्र के रूप में चुना गया है। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि ये जो स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा है,
इसके अंतर्गत किन दो बैंकों को, ठीक है, किन दो बैंकों को सेवा केंद्र के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा पीएनबी और एसबीआई, दो ऐसे बैंक हैं जिनको सेवा केंद्र के रूप में चुना गया है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है मत्स्य सेतु एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन से संबंधित किसानों के लिए एक ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। ठीक, इस ऐप को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इन संस्थाओं ने मिलकर के इस मत्स्य सेतु ऐप को डेवलप किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार की सुविधाएं इसमें उपलब्ध होंगी। चलिए, पहला बिंदु है, इसका उद्देश्य देश में जलीय कृषि करने वाले किसानों तक ताजे पानी से संबंधित नवीनतम जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना और उनकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करना है। ठीक है, यानी कि जो लोग जलीय कृषि करते हैं और साथ ही मछली पालन करते हैं, उनको इस ऐप के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक, दूसरा है एक्वाकल्चर, मछली, शंख और जलीय पौधों के प्रजनन, उत्पादन और हार्वेस्टिंग को कहते हैं। ठीक है, एक्वाकल्चर किसको बोलते हैं? याद रखिए, मछली, शंख और जलीय पौधों के प्रजनन और उत्पादन और साथ ही हार्वेस्टिंग, यानी कि मछली, शंख या जलीय पौधे जो हैं, इनकी खेती करना ही क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर कहलाता है। ठीक, इसमें व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों जैसे कॉर्प, कैटफिश, स्कैम्पी, म्यूरल, सजावटी मछली, मोती आदि की खेती की ग्रो आउट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि किस दर से वो बढ़ रही हैं। ठीक, देखिए, एक्वाकल्चर अलग चीज है, फिशरीज अलग चीज होता है कि नहीं? ठीक, फिशरीज जो होता है उसमें केवल मछली होता है। ठीक, जबकि एक्वाकल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं? मछली, शंख और जलीय पौधे, इन तीनों को एक साथ हम क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ठीक, प्रजनन उनका वहीं पर होता है, ठीक है, एक ही स्थान पर, उत्पादन भी एक साथ होता है उनका और उनकी हार्वेस्टिंग भी एक साथ की जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? एक्वाकल्चर कहा जाता है। ठीक, जबकि अगर मत्स्यिकी जो है, ठीक है, मत्स्य पालन की बात करें तो मत्स्यिकी अलग से टैंक बना करके मछलियों को पाला जाता है, लेकिन एक्वाकल्चर में मछली, शंख और जलीय पौधे, इन तीनों को एक साथ उत्पादित किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग देश भर के हितधारकों, विशेष रूप से मछुआरों, मछली किसानों, युवाओं और उद्यमियों के बीच विभिन्न योजनाओं पर नवीनतम जानकारी का प्रसार करने तथा व्यापार में आसानी प्रदान करने की सुविधा के लिए किया जा सकता है। ठीक, यानी कि जो देश भर के मछली उत्पादक हैं, ठीक है, या एक्वाकल्चर करने वाले लोग हैं, उनको व्यापार की जानकारी और कृषि से संबंधित, ठीक है, यानी एक्वाकल्चर से या फिशरी से जुड़ी हुई जो नवीन योजनाएं हैं, उनके संबंध में इससे जानकारी मिल सकती है। तो याद रखिएगा, यह है मत्स्य सेतु ऐप का उद्घाटन। ठीक है, गिरिराज सिंह जी हैं, तत्कालीन समय में क्या थे? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री थे। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपको पता होगा कि हाल ही में दिलीप कुमार जी का निधन हुआ है। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रूप में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा, ट्रेजेडी किंग के रूप में ये जाने जाते थे। ठीक, इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर के किस्सा खवानी बाजार क्षेत्र, ठीक है, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम यूसुफ खान था। इसको भी याद रखेंगे, इनका मूल नाम क्या था? यूसुफ खान। ठीक, इनके कैरियर की शुरुआत 1944 में ज्वार भाटा नाम की फिल्म से हुई थी। ठीक, इनकी प्रसिद्ध फिल्मों में आपने देखा है देवदास, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम, नया दौर, मधुमती, क्रांति, विधाता, शक्ति और मशाल। इन सभी फिल्मों में इनके अभिनय को काफी ज्यादा सराहना मिली थी। ठीक,
इनके बारे में और जानते हैं कि दिलीप कुमार को भारतीय अभिनेता में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले भारतीय अभिनेता के रूप में इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। ठीक, उन्हें भारत के प्रथम मेथड एक्टर का भी श्रेय दिया जाता है। अगला है कि दिलीप कुमार जी को वर्ष 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दिलीप कुमार जी की अंतिम फिल्म वर्ष 1998 में रिलीज हुई थी। ठीक, तो यहां से कुछ चीजें आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला और पद्म विभूषण से इनको कब सम्मानित किया गया। ठीक, तो ये है 11 दिसंबर 1922 से लेकर 7 जुलाई 2021 को इनका निधन हुआ है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। आपको पता होगा कि हाल ही में 12 तारीख को ये रथ यात्रा प्रारंभ हुई है। ठीक, उड़ीसा में मनाया जाता है, पुरी नाम के क्षेत्र में। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा 12 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक चलेगी, यानी कि ये जो रथ यात्रा है ये 9 दिवसीय पर्व होता है। 9 दिवसीय पर्व होता है। ठीक, रथ यात्रा एक हिंदू त्योहार है जिसका संबंध भगवान जगन्नाथ से है तथा इसका आयोजन पुरी ओडिशा में किया जाता है। आगे पढ़ते हैं कि इस रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से होता है। ठीक, छत्तीसगढ़ में इसीलिए इसे रजुतिया भी बोलते हैं। ठीक, आपने सुना होगा रथ जुतिया, या ये शब्द जो है वो आगे चलकर क्या हो गया, रजुतिया हो गया। हम ऐसे बोलते हैं अब छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में, है ना, रजुतिया। ठीक, असल में ये क्या है, रथ द्वितीया। ठीक, इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं कि यह 9 दिन तक चलने वाला एक कार्यक्रम है जिसमें भगवान कृष्ण की अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के शारदा वाली के निकट मौसीमा मंदिर से होते हुए गुंडीचा मंदिर में वापसी का प्रतीक है। ठीक, तो ये जो रथ यात्रा है वो प्रारंभ होता है मौसीमा मंदिर से। ठीक, और इसका समापन होता है गुंडीचा मंदिर में। ठीक, ये पुरी में ही स्थित है। ठीक, और इस यात्रा में 3 रथ शामिल होते हैं। कौन कौन से, एक भगवान श्री कृष्ण का रथ होता है, एक बलदाऊ जी का रथ होता है और एक सुभद्रा जी का रथ होता है। ठीक, उत्सव के दौरान 3 पवित्र रथों को भारत के साथ साथ विदेशों से आने वाले हजारों भक्त द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं इसको। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये पुरी का मंदिर है। ठीक, ये भगवान श्री कृष्ण है, ये बलभद्र जी हैं और बीच में बहन सुभद्रा है। ठीक, ये रथ यात्रा का सीन है। ठीक, जहां पर 3 रथों को खींचा जाता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में कि मंदिर का निर्माण जो है, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में स्थित है। ये 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। देखिए यमनिका तीर्थ क्या होता है, यमनिका तीर्थ वह स्थल होता है जहां पर यमराज का कोई प्रभाव नहीं होता। यानी ऐसी हिंदू मान्यता है कि वहां पर यदि मृत्यु होती है तो यमपुरी में नहीं जाती है आत्मा, वहां से सीधे वो भगवान के पास चली जाती है। ठीक, 2 ऐसे तीर्थ माने गए हैं हिंदू धर्म में जो यमनिका है। एक काशी, जिसको ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और दूसरा माना जाता है पुरी को। ठीक, ये जो 2 तीर्थ हैं उनको यमनिका तीर्थ कहा जाता है। ठीक, इस मंदिर को श्वेत पैगोडा कहा जाता था और यह 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। ठीक है, व्हाइट पैगोडा के नाम से ये जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा कि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी 4 क्षेत्रों में। ठीक है, भारत के जो 4 कोने हैं वहां पर 4 धाम की या 4 पीठों की स्थापना की थी, जिसमें उत्तर में बद्री मठ है। ठीक है, जिसको ज्योति मठ भी बोलते हैं, है ना, बद्री मठ, जहां पर बद्रीनाथ जी का मंदिर है। ठीक, नीचे रामेश्वरम का मंदिर है, पूर्व में पुरी है। ठीक है, जिसको गोवर्धन मठ कहा जाता है, याद रखिएगा,
ठीक है, इसको कहा जाता है गोवर्धन मठ। और चौथा है द्वारिका। ठीक है, ये 4 स्थल हैं भारत के 4 कोनों में जहां पर शंकराचार्य जी ने पीठों की स्थापना की थी। ठीक, तो इसीलिए ये 4 धाम के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। ठीक, मंदिर के 4 मुख्य द्वार हैं। ठीक, जो ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर है उसके 4 द्वार हैं। पूर्व के द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है, दक्षिण के द्वार को अश्व द्वार कहा जाता है, पश्चिम को व्याघ्र द्वार कहा जाता है। ठीक है, ये असल में ऐसा है व्याघ्र द्वार, और उत्तर में हस्ती द्वार कहा जाता है। ठीक है, जो उत्तर का द्वार है उसे क्या कहा जाता है, हस्ती द्वार कहा जाता है। ठीक, तो ये 4 द्वार हैं जो कि इस मंदिर के चारों तरफ हैं। इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ स्थित है। ठीक है, इस अरुण स्तंभ को सूर्य स्तंभ भी कहा जाता है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थापित था। ठीक, आपको पता होगा कि जो कोणार्क का मंदिर है वो मूलतः क्या है, सूर्य मंदिर है। तो उसी प्रकार का एक स्तंभ जो है वो जगन्नाथ मंदिर में भी अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ के रूप में स्थापित है। ठीक, तो यह है जगन्नाथ यात्रा का सीन। ठीक, रथ यात्रा जो निकली थी अभी 12 तारीख को, और ये 20 जुलाई तक चलेगी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज है जिसके अंतर्गत हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे की हत्या हो गई है। ठीक है, जोवेनल मोइसे जो है ये हैती के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हाल ही में हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे की उनके निजी आवास पर हत्या कर दी गई। इस घटना के पश्चात हैती में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ठीक, इनकी आयु थी 48 वर्ष और ये 48 वर्षीय व्यवसायी और राजनेता थे, और इन्होंने 7 फरवरी 2017 को हैती के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ठीक, इनकी आयु कितनी थी, 48 वर्ष, और 7 फरवरी 2017 को इन्होंने हैती के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वर्ष 1957 से वर्ष 1986 तक फ्रैंकोइस और जीन क्लाउड डुवेलियर की क्रूर तानाशाही के अंत के बाद से हैती गंभीर गरीबी और अपराध के साथ राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक, तो ये भी जो राजनीतिक अस्थिरता है वो भी इस हत्या का एक कारण माना जा रहा है। ठीक, तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, जोवेनल मोइसे। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है यूरो कप 2020। ठीक, हाल ही में यूरो कप का आयोजन किया गया है और इस वर्ष इटली ने इंग्लैंड को हराकर दूसरी बार यूरोपीय चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक, इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा गोल यहां पर आप देख पा रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने पूरी प्रतियोगिता में 5 गोल मारे। उसके बाद पैट्रिक स्किक, जिन्होंने, जो कि चेक रिपब्लिक के हैं, और इन्होंने भी 5 गोल मारे हैं। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा गोल मारने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक, इसके पहले इटली की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने वर्ष 1968 में युगोस्लाविया को हराकर यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब जीता था। ठीक है, इटली जो है ये दूसरी बार इस खिताब को जीता है। ठीक, इटली ने वर्ष 2000 और वर्ष 2012 में भी यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई किया था। ठीक है, यानी कि 2 बार ये फाइनल में और पहुंच चुका है, किंतु वह फाइनल मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाई थी। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड जो है उसने बीते 55 वर्षों में पहली बार अपना फाइनल का मुकाबला जो है वो खेल रहा था। ठीक, तो यहां से याद रखिएगा कि यूरो कप 2020 के विजेता देश कौन है, इटली है। किसको हराया, इंग्लैंड को हराया। ठीक, चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, निपुण भारत पहल भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए कि निपुण भारत पहल जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन हेतु राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन है तेलंगाना, असम, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो चलिए, इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर। ठीक, अगला प्रश्न है, याक की
IUCN रेड बुक में स्थिति क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास सुभेद्य, विलुप्त, विलुप्त प्राय या सुरक्षित। ठीक, तो याद रखिएगा IUCN रेड डेटा बुक में याक की स्थिति क्या है? सुभेद्य यानी वल्नरेबल की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, हैती के राष्ट्रपति जिनकी उनके निजी आवास पर हत्या कर दी गई उनका नाम क्या है? ऑप्शन है जोवेनेल मोइसे, गैब्रियल मोसे, मोहम्मद सालाह या फ्रांसिस मूसा। तो चलिए इसका भी आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बौद्ध स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है? ऑप्शन है केसरिया बौद्ध स्तूप, महानंदा बौद्ध स्तूप, काकरिया बौद्ध स्तूप या नागार्जुन बौद्ध स्तूप। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।